स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है अप्रोक्सीमेशन मेथड्स. Actually, today we have to deal with many electron system. If there are more than one electron in a setup, if it is an atom or a molecule, if it has more than one electron, then how will we find the Schrödinger wave equation? Then how will we apply the Schrödinger wave equation? Either we can apply or not. Then what we will have to do to find the energy of that system? जब हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी सिस्टम में, तो अब वहाँ पे उनकी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी हो सकते हैं. कुछ फैक्टर्स और भी हो सकते हैं जो कि उसकी एनर्जी पे इफेक्ट करते हैं. अब उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, मगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई कंप्लीटली आप नहीं कर सकते. तो ऐसे सेटअप को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू गो फॉर सम अप्रोक्सीमेशन मेथड्स. अब वो अप्रोक्सीमेशन मेथड्स क्या है, उनमें एक मेथड है जिसको हम कहते हैं द वेरिएशन मेथड. द वेरिएशन मेथड एंड अदर वन इज कॉल्ड द परटर्बेशन मेथड और परटर्बेशन थ्योरी. तो ये क्या होता है, हम यहाँ पे इन मेथड्स को अप्लाई करके बेसिकली क्या करते हैं, एनर्जी की को एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं. तो उसमें हमारे पास जो ओरिजिनल एनर्जी होती है, जो ग्राउंड स्टेट, तो जो वेरिएशन मेथड है इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी के करीब एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं. तो जो वेरिएशन मेथड है उसमें क्या है, द वेरिएशन मेथड. इस मेथड में हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ द वेरिएशन मेथड वी एक्चुअली यूज ट्रायल फंक्शन. which function? Trial function. That trial function is called trial variation function. Trial variation function. तो भी यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो उसके लिए हमने पहले ट्रायल फंक्शन लिया और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं फाई से. अब इसको आपने एंगल वाले के साथ मैच नहीं करना, ये और चीज उसके साथ इसको मिसकंसेप्ट नहीं करना. ये क्या है, ट्रायल वेरिएशन फंक्शन को के हम फाई से डिनोट करते हैं. एंड वी हैव टू अप्लाई सम वेरिएशनल इंटीग्रल. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दिस अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करने के लिए, टू अप्लाई दिस अप्रोक्सीमेशन दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन मेथड, वी इनिशियली सेलेक्ट अ ट्रायल वेव फंक्शन और उसको हम फाई से शो करते हैं और फिर उस पे हम वेरिएशनल इंटीग्रल अप्लाई करते हैं टू फाइंड द अप्रोक्सीमेशन इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी. तो यहाँ पे फिर थ्योरम अप्लाई होता है. वो क्या है, द वेरिएशन मेथड में जब हम वेरिएशन फंक्शन यूज करते हैं एंड देन वेरिएशनल इंटीग्रल यूज करते हैं, तो फिर आपने थ्योरम अप्लाई करना. उस थ्योरम को देखते हुए हम बताते हैं कि ये वेरिएशनल मेथड जो है ये अप्लाई करके आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी के करीब वैल्यू निकाल सकते हैं. नॉट एग्जैक्टली ग्राउंड स्टेट एनर्जी, बट वी गेट वेरी क्लोज टू द ground state energy. You can say closest lowest value near to the ground state energy. तो इसका वो थ्योरम क्या है, वो ये है कि हमारे पास अगर ये इंटीग्रल है जो कि goes over all space इन दी टॉल करके लिखते हैं, और उसमें आपके पास एक वेरिएशन ट्रायल फंक्शन है, वो क्या है, ये है, उसका कॉन्जुगेट है, उस पे आप हैमिल्टोनियन अप्लाई करते हैं और वो एक ये फंक्शन है और इसको आप ओवरऑल स्पेस जो है इंटीग्रेट करते हैं. तो इसकी जो वैल्यू है वो ये होनी चाहिए. मीन कि ये जब आप ट्रायल फंक्शन देते हैं उस पर हैमिल्टोनियन अप्लाई करते हैं, फिर उस हैमिल्टोनियन अप्लाई करने के
बाद जो आंसर आता है उसके साथ इसको वेव फंक्शन को, ये ट्रायल फंक्शन है, मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जब हम उसको ओवरऑल स्पेस इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या होगी कि उस सिस्टम के इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी के इक्वल भी हो सकती है और इक्वल से थोड़ी सी ग्रेटर भी हो सकती है, ज़्यादा भी ग्रेटर हो सकती है। तो जो क्लोजेस्ट होगी उसके करीब करीब तो वो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ट्रायल फंक्शन हम लेते हैं, उस पर हम डिफरेंट हैमिल्टोनियन अप्लाई करते हैं और फिर हम बैठते हैं। तो ये वो थ्योरम है जो कि एक्सप्लेन करता है वेरिएशन मेथड को। इन दिस थ्योरम what we have to actually do, initially we have to have a trial variation function that might be, if we are luckiest enough, we will be able to get that trial variation function may be equal to the wave function if we are so lucky. तो फिर क्या होता है, उस पर हम ये वेरिएशनल इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। After that integration, we come up with a value of energy. वो एनर्जी जो है वो जिस ट्रायल वेव फंक्शन को, डिफरेंट ट्रायल वेव फंक्शन हो सकते हैं। तो इसमें आपके पास psi1 हो सकता है, phi2 हो सकता है, phi3 हो सकता है एंड सो ऑन। डिफरेंट आपके पास ट्रायल फंक्शन हो सकते हैं, आप उनको अप्लाई करते हैं और इन ट्रायल फंक्शंस में जिसकी एनर्जी सबसे कम है दैट विल बी कंसीडर्ड क्लोज टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और वो एनर्जी आप यहाँ पे लिखते हैं। और वो फिर इस तरह आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से एक्सटेंसिव सिस्टम में बन जाते हैं, मगर ये मेथड यूज करके आप उसको निकाल सकते हैं। सपोज कि अभी हम बात करते हैं, इसी थ्योरम को आपको देखना है, हर जगह हमें इसी को अप्लाई करना है। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, दिस थ्योरम कैन बी रिटन एज ओवर हियर कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये फाई आ गया डी स्टार और ये यू होना चाहिए, ग्राउंड से होना चाहिए। ओके, अब हम इस तरह हमने कोई ट्रायल फंक्शन लिया और इसके लिए क्या जरूरी है कि ये जो साइन है आपके पास ये क्या होना चाहिए, ये वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज जरूर रखता हो। ये फाई जो है क्या, ये वेल बिहेव्ड भी होना चाहिए, ये जरूरी है, और ये नॉर्मलाइज्ड भी होना चाहिए। आपको पता है कि वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन क्या होता है, तो ये फाई भी जो है ये वेल बिहेव्ड भी होना चाहिए एंड ये नॉर्मलाइज्ड भी होना चाहिए, फिर आप ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि सपोज हमारा जो साइन है ना ये इसके इक्वल है, हम इतने वी आर सो लकी इनफ वी हैव यूज्ड अ ट्रायल वेव फंक्शन दैट इज इक्विवेलेंट टू नॉर्मल वेव फंक्शन जो आपके पास है, ठीक है। और हम इसको, ये हमारे पास वेव फंक्शन है और हम कहते हैं कि ये आपके पास भी एनी वेव फंक्शन, ठीक है। आप इसको जब अप्लाई करते हैं तो ये क्या थ्योरम होगा, आप ये अप्लाई करते हैं साई स्टार एच हैमिल्टोनियन और ये साई और डी टॉनिक, ठीक है। हम ये कहते हैं इस सिस्टम के लिए हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो वेव फंक्शन है ये हमारा क्या था, आप चूंकि ग्राउंड स्टेट एनर्जी को निकाल रहे हैं तो आप इसको जी से लिख लें, तो यहाँ पे भी आप ग्राउंड स्टेट लिख सकते हैं और यहाँ पे भी आप ग्राउंड स्टेट लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने इस पर हैमिल्टोनियन अप्लाई किया, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पार्ट, ये आपके पास सिंपल श्रोडिंगर इक्वेशन बन जाती है सिंपल सिस्टम की। वो क्या होती है, अगर आपके पास कुछ इस तरह का सेटअप हो तो उसमें आपको एनर्जी मिलेगी और ये वेव फंक्शन मिलेगी और ये एनर्जी क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, क्योंकि फंक्शन आपका ग्राउंड स्टेट है। ये ट्रायल फंक्शन आपने कंसीडर किया कि इसके इक्वल है, फिर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये पोर्शन जो है आपका ये इस चीज के इक्वल आ जाता है कि वो एनर्जी और वो चीज मिल जाती है।
अब आप इसी को आगे चले, ये क्या हो जाएगा, ये एज इट लिखा जाएगा और इसका आंसर वो है, वो क्या है, और ये आप यूं लिखेंगे। ओके, अब ई एक कांस्टेंट नंबर होता है, जो वैल्यू है आपके पास, इसको आप आउटसाइड ले आए, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से होता है। और अगर ये देखें आप, तो ये हमने पढ़ा है ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन। ऑर्थोनॉर्मलिटी क्या होती है कि जब आपके पास, जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो एक फंक्शन है साइन आई है और ये जे है, और व्हेन आई इज इक्वल टू जे, तो इसका जो होल इंटीग्रल होता है ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये वही कंडीशन है, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन आपको 1 के इक्वल आता है तो ये आपके पास टोटल ये क्या आ जाता है, ई ऑफ ग्राउंड स्टेट। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब आपने ट्रायल फंक्शन लिया, कोई भी लिया, एनी ट्रायल फंक्शन, जब उसमें हमने एनर्जी निकाली तो वो एग्जैक्टली इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि वो जो ट्रायल वेव वेरिएशन फंक्शन लिया है आपने, वो एग्जैक्टली ट्रू वेव फंक्शन ही था। समटाइम ये भी होता है कि इससे ग्रेटर वैल्यू भी आ सकती है, तो इस फिर क्या होगा कि वो जो ट्रायल फंक्शन लिया है वो एग्जैक्ट नहीं आया, मगर क्लोज टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ गई, ठीक है। अब ये चीजों को आप, ये मेथड उस वक्त यूज कर सकते हैं जब आपके पास फंक्शन जो है वो, ये जो फाई है, फाई क्या है, ट्रायल वेरिएशनल फंक्शन, ट्रायल वेरिएशन फंक्शन, ये जो है ये क्या हो, ये नॉर्मलाइज्ड हो। अगर ये नॉर्मलाइज्ड ना हो तो फिर क्या करते हैं, इन केस ऑफ नॉर्मलाइज्ड तो ये मेथड है, इस तरह आप यूज करें। अगर ये नॉर्मलाइज्ड ना हो तो फिर क्या करते हैं, इसको पहले we have to make it normalized। वो normalized करने का क्या मेथड है, वो जो normalized करते हैं उसमें हमारे पास ये मेथड है कि आपके पास अब ये जो साई है, इसको जब आपको normalized करना है तो इसको आप n साई के इक्विवेलेंट करें। ये एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है। आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी, उसमें आप सारा जब सॉल्व करते हैं तो वेव फंक्शन जो भी आता है आपके पास, उसमें एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आता है, वो होता है आपके पास 2/a और होल का अंडर रूट। तो वो एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है जो कि आप उसको नॉर्मलाइज करने के बाद लिखते हैं। तो यहाँ पे भी यू हैव टू मेक दिस ट्रायल वेरिएशन फंक्शन और नॉर्मलाइज्ड वेरिएशन फंक्शन। अब ये नॉर्मलाइज जब हुआ तो नॉर्मलाइजेशन की हमारे पास क्या होती है डेफिनेशन कि ये है साई स्टार साई, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। जब ये कंडीशन है तो आपका फंक्शन क्या हो जाता है, ऑर्थोनॉर्मल, नॉर्मलाइज्ड हो जाता है ये फंक्शन। अब यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू ये पुट करनी है, वो क्या है, दिस और दिस। ओके, इसको आप लोग भी लिख सकते हैं। ये स्टार उसका कंजुगेट होता है तो उसको आप n स्क्वायर भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, और ये आपके पास क्या आता है, इज इक्वल टू 1। अब आपने n स्क्वायर यूनिट के नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू निकालनी है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय दिस होल इंटायर। अब ये आपने उस वेरिएशन फंक्शन को क्या कर लिया, नॉर्मलाइज्ड कर लिया। अगर नॉर्मलाइज जब था तो फिर तो सिंपल था। अब आप ये वाला पार्ट जो है इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। अब वो कैसे, अब यहां पे आपने ये देखना है कि उसको नॉर्मलाइज नहीं करना है आपने। अब यहाँ पे आपने नॉर्मलाइज की वैल्यू लिखनी है, तो वो फिर क्या होगा आपके पास, जब आप इस फंक्शन को, अब ये पॉइंट था ये नॉर्मलाइज था, ठीक है। जब नॉर्मलाइज नहीं होगा तो फिर भी कंडीशन क्या बनेगी, फिर आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपने सारा को लिखना है डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू जो कि
नॉर्मलाइज्ड की वैल्यू कि आपने नॉर्मलाइज्ड फंक्शन कर लिया, तो वो क्या हो जाता है आपके पास, दिस हैमिल्टोनियन ये डिवाइडेड बाय वो 1 और m स्क्वायर नॉर्मलाइज्ड वाली वैल्यू, ये क्या है वो भी इसी में आ जाएगी, ओवरऑल इंटीग्रल आ जाएगा स्टार दिस डी टॉप, ठीक है। और ये और बेटर तरीके से करना चाहिए ग्राउंड स्टेट। अब चूंकि ये यहाँ पे भी इंटीग्रल है तो यहाँ पे भी इंटीग्रल है, तो इसको आप सेपरेट करके लिखेंगे ज़्यादा बेहतर है। जब नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है आपका ट्रायल फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, वेल बिहेव्ड है, देन वी विल अप्लाई दिस इक्वेशन डायरेक्टली। इफ इट इज नॉट नॉर्मलाइज्ड देन वी विल हैव टू यूज दिस सॉर्ट ऑफ इक्वेशन। मीन कि पहले आपको उसको नॉर्मलाइज करना है और फिर आपको वो अप्लाई करना है, ठीक होगी बात। अब हम एक ट्रायल फंक्शन लेते हैं और उसकी एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि सिंपल श्रोडिंगर जो इक्वेशन थी उसमें जो एनर्जी आपके पास होती है वो क्या होती है, h का स्क्वायर ओवर 8m a स्क्वायर b m स्क्वायर, ये होती है। अब हमने ट्रायल फंक्शन लिया, वो क्या है x a माइनस x, एक ट्रायल फंक्शन लिया। अब हम चाहते हैं कि हम देखें कि ट्रायल फंक्शन से जो एनर्जी हासिल होती है, हमें जो एनर्जी मिलती है, और ये क्या है, इसमें 1D बॉक्स में है, ये इसमें है 1D बॉक्स में है, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो 0 to a है, मतलब ये एक लिमिट है और एक ये लिमिट है। इस तरह वहां पे आप मान रखते थे या l लेंथ को रखते थे, तो यहाँ पे ये लिमिट्स हैं, x वेरी कर रहा है कहाँ का, 0 to a और 1D बॉक्स में, ठीक है। अब आपने इस पे करना, और 1D बॉक्स के लिए अब आपने ये वाला थ्योरम, अब इसमें आप देखेंगे ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है, आपने पहले इसको यू नीड टू नॉर्मलाइज इट। अगर ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला मेथड यूज करेंगे। इसमें आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में ये चीज है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और न्यूमरेटर में ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और फिर इनकी आपने आंसर निकालना है टोटल, तो वो आपको बताएगा कि ये आपका फंक्शन जो है ये ग्राउंड स्टेट की कितनी वैल्यू है, ठीक है बात। सपोज अब ये आपके पास ये फंक्शन है, अब आप वो वाला अप्लाई करें, जब 1D बॉक्स में आपका पार्टिकल है उसके लिए हैमिल्टोनियन क्या होगा, माइनस h का स्क्वायर ओवर 2m, ये वाला है, ठीक है। अब आप वो वाला ले, स्टार भी इसी का कॉन्जुगेट है तो वो वही रहेगा, तो अब आप ये अप्लाई करें, तो क्या है आपके पास, दिस स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैमिल्टोनियन वेव फंक्शन, और ये dx आएगा क्योंकि आप इसको अगर आप डी टॉप भी लिखते हैं क्योंकि आप 1D में कर रहे हैं और 1 में से जो x अगर आप यहाँ पे डी टॉप भी लिखते हैं तो जब ये वाला अप्लाई करेंगे तो x आएगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें, अब यहाँ पे आप ये चीज है, ये है, और हैमिल्टोनियन आपका ये है, ठीक है। तो इसको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ये क्या होगा, दिस ये वैल्यू लिखिए x a माइनस x, देन हैमिल्टोनियन लिखें माइनस h का स्क्वायर ओवर 2m d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर, और फिर आपके पास ये है, वो क्या है, x a माइनस x, अब क्योंकि 1 डायमेंशन में है तो यहाँ पे वो dx आ गया, ओके। अब हमने what we have to do, we have to actually apply this operator on this function। तो अब ये आपके पास वैल्यूज जो है इसको आगे लिखें, यहाँ पे x a माइनस x, और इस कोई को लगे माइनस h का स्क्वायर ओवर 2m d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x a माइनस x and this whole dx।
जब हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे एट दैट टाइम वी डिड what does it indicate? It actually indicates you have to differentiate this function 2 times with respect to x. तो आप इस पार्ट को लें और इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें। तो ये क्या है, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर एक्स ए माइनस एक्स, ओके, ये वाला पार्ट। ये क्या आ जाएगा, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको हमने, अब इसको क्या करना है, आपने 2 टाइम इंटीग्रेट करना है, ओके। जब हम इसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया, सॉरी डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या हो जाएगा, इसके आपको पता है कि जो कांस्टेंट होता है उसके अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो फर्क पड़ता है, ये x आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ये a आ जाएगा मीन। इसको आप इस तरह करते हैं, d ओवर d ऑफ x k x, ये क्या होता है कि आपको बाहर आ जाता है dx ओवर x और ये आपको 1 की इक्वल टू वैल्यू के है, ठीक। तो यहाँ पे a है, ये a आ जाएगा और इसका डेरिवेशन कर देंगे 2x। अब फिर इसको डेरिवेट करें, जब सेकंड डेरिवेशन ली तो कांस्टेंट डेरिवेशन 0 और यहाँ पे -2 आ जाएगा। इट मीन्स दिस होल फंक्शन आफ्टर डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल टू -2, ओके। तो ये चीज आपके पास -2 की इक्वल आ गई। तो अब आप क्या करें, यहाँ पे x a माइनस x, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस h स्क्वायर ओवर 2 एंड मल्टीप्लाई बाई -2, और ये आपका dx आ गया, ओके। नाउ यहाँ पे अब इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 8 का स्क्वायर ओवर m आ जाता है आपके पास, ठीक है। 2 से ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस और ये 2 से कटेगा, तो ये चीज बचती है आपके पास x a माइनस x। अब लिमिट्स क्या थी 0 टू a, तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है, वो आपने यहाँ पे भी लिखना है, वो आपने यहाँ पे भी लिखना है, और वही चीज आपने यहाँ पे भी लिखनी है, ठीक है। अब जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ओके, जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है इसका, वो क्या आता है, इसको आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट हमारे पास तो वैल्यू आती है -x² a³ ओवर 6m, ओके। ये जो आपके पास ऊपर वाला पार्ट बचता है, ये किसकी वैल्यू है, ये आपके पास स्टार h स्टार d स्टार है, ओके। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको इस पार्ट का सॉल्यूशन चाहिए। जो तो फंक्शन आपको नॉर्मलाइज नहीं था, तो आप उसको कैसे करना था, दिस स्टार हैमिल्टोनियन दिस बीटा डिवाइडेड बाय दिस, इट शुड बी इक्वल टू ग्राउंड स्टेट। अब इस चीज की वैल्यू जो है वो आपने निकालनी है, वो क्या है, वो आपके पास वो है -8² a³ ओवर 6m। अब आपने इस पार्ट को सॉल्व करना है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए, आपको क्या चाहिए, दिस वन
दिस एंड बीटा। अब ये वैल्यू क्या है आपके पास, x a माइनस एक्स, और ये भी क्या है, x a माइनस एक्स, और इधर dx। ठीक है, तो इसको कुछ आप यूं भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर a माइनस एक्स रेज़ टू पावर 2 dx। अभी आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको बता रहा हूं। और लिमिट्स क्या है आपके पास, 0 टू a, 0 टू a। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है a5/36, a5/30, ये वैल्यू आती है जब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इसका सोल्यूशन लिखो ना, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है कि आप इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू ये, अब ये वैल्यू उठा के आपने यहाँ रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, a5/30। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या करता है, अगर हम इधर मूव करते हैं तो इसको मैं यहां लिखता हूं, यहां से चलते हैं हम। ओके, तो क्या हुआ, दिस पार्ट हैमिल्टोनियन, दिस द टॉप डिवाइडेड बाय this is equal to minus h square a2/6m divided by a5/30। अब इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, माइनस h square a2/6m मल्टीप्लाई बाय 30/a5। ये यहाँ पर ये हो रहा है तो ये डिवाइडेड में ये है, ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या बचता है, 30 डिवाइडेड बाय 6m h स्क्वायर और a2। ओके, क्लियर। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आप कांस्टेंट लिख सकते हैं, 30/6 h स्क्वायर ओवर m h स्क्वायर। ये आपके पास चीज आती है। सॉरी, ये इसको फिर हमने 1/2 पैक किया, तो ये कर करा के हमारे पास ये वैल्यू आती है। हमें पता है कि यहाँ पे अगर h कट है तो h कट किस इक्वल होता है, h/2 पाई, और अगर स्क्वायर है तो h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इक्वल है। तो यहाँ पे जब आप h स्क्वायर लिखेंगे तो नीचे आपको क्या लिखना है, 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्क्वायर भी होगा। जब इस सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 0.12 0.665 h स्क्वायर ओवर m a स्क्वायर। ठीक है, ग्राउंड स्टेटमेंट ये कि यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू क्या है, 1 है, और वो जब सारा आपने यूज किया तो ये वैल्यू आ गई। अब इधर जो था आपके पास, जब आप ये करते हैं n की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपके पास ग्राउंड स्टेटमेंट क्या बनती थी, h स्क्वायर ओवर 8m a स्क्वायर। ठीक है, अब आप इन दोनों का कंपैरिजन करें, एक ये वैल्यू है और एक आपके पास ये वैल्यू है। अब बताएं कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, तो ये वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमने ट्रायल फंक्शन लिया है, ट्रायल डेरिवेशन मेथड से जो वेव फंक्शन ट्रायल फंक्शन लिया है, उसकी वैल्यू जो है वो बहुत क्लोज है इसके। तो वो हमें एक इंफॉर्मेशन देते हैं, तो यहाँ पे ये वाला थ्योरम फिर आपका अप्लाई होता है कि जब आप सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी, बट
in trial, the wave function or trial variation method, trial variation function which you have taken initially has very close value to the ground state energy. तो इससे हमें एक क्लोज वैल्यू मिल जाती है. तो अगर आप बहुत सारे ट्रायल फंक्शन लेते हैं में जिनके आपके पास बहुत सारे ट्रायल फंक्शन हैं, एक आप 1 ले लेते हैं, फिर phi 2 ले लेते हैं, फिर phi 3 ले लेते हैं और एक एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं. तो वो कुछ इस तरह से होगा. ये एनर्जी है, अगर इंक्रीज हो रही है एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू ये आपकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है. तो जब आप फर्स्ट ट्रायल फंक्शन को सॉल्व करते हैं उसकी शायद एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है, कुछ वैल्यूज होंगी. जब दूसरे को सॉल्व करते हैं उससे एनर्जी कुछ यहाँ आ जाए, फिर तीसरे को सॉल्व करते हैं कुछ यहाँ आ जाए, कुछ यहाँ आ जाए, ठीक है. तो जो इनमें से वो ट्रायल फंक्शन, जो भी ट्रायल फंक्शन आपको मिला है, ट्रायल वेरिएशन फंक्शन, जिसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट होगी इन सारे ट्रायल फंक्शन में से, जिसकी फंक्शन की सॉल्व करने से जिसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट होगी, मीन के लोवेस्ट क्लोज टू द ग्राउंड स्टेट, तो वो ट्रायल फंक्शन जो है वो आपका बेहतर कंसीडर किया जाएगा. दैट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैनी एनर्जी फॉर मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. तो इसमें आप एक बड़ी एक्सटेंसिव कैलकुलेशन से बच जाते हैं. तो फिर आपको एक ये एनर्जी मिल जाती है जो कि वेरी नियर टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी. तो जो इन चीज़ों को फॉलो करती है वो क्या था, ये आपका वेरिएशन फंक्शन है, इस पर आप हैमिल्टोनियन अप्लाई करते हैं और डी टॉ लेते हैं, तो ये इक्वल और ग्रेटर देन ग्राउंड स्टेट एनर्जी. अगर तो वो ट्रायल फंक्शन ट्रू फंक्शन हुआ तो फिर इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, अदरवाइज उससे ग्रेटर आएगी. तो ये उस वक्त अप्लाई करते हैं जब आपका फंक्शन नॉर्मलाइज हो. जब नॉर्मलाइज ना हो तो फिर आप क्या करते हैं, दिस divided by this, ये फिर आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी से. तो इस तरह से अगर फंक्शन नॉर्मलाइज है तो फिर आप तो लिखिए फॉर नॉर्मलाइज्ड ट्रायल वेरिएशन फंक्शन, ठीक है. और ये क्या है, फॉर नॉर्मलाइज्ड ट्रायल वेरिएशन फंक्शन. ओके. तो इससे हमें क्या पता चला कि दिस मेथड इज एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द energy. That energy will be very close to the ground state energy. If your trial variation function is exactly equal to the or is exactly a true function, that its energy will be exactly equal to the ground state energy. Otherwise the energy will be greater than the ground state energy. But if you have different numbers of trial variation functions and you have solved their all energies, and among all these variational after solving the variational integral, the energies of you come up with energies of all variation functions. Okay, among all these variation functions, the trial variation function whose value is lowest among all these variation functions, that will be considered the better. That its energy will be very close to the ground state energy. Okay, so this is actually our approximation method. Mean what we actually are doing? We are doing
actually we are approximate the value of ground state energy. Not exact value, but we are going to approximate the value of ground state energy of the electron. So this is our variation method. Okay. We have another approximation method that is called perturbation theory. As we know, perturbation means disturbance in the system. When we are talking about perturbation in chemistry or perturbation in quantum, specifically in quantum chemistry, because in quantum chemistry we are dealing with electrons, its energy, and like this system. And for this particular system, we have many electron system, and we have more than one electron in the system, and then there is a disturbance in the energy of the system. Okay, we cannot find the exact energy, so we have to approximate the value of energy. So this is another method that is called perturbation theory. Here you have actually perturbed system, means you have to find the energy of your true system, exact system, and then that is called unperturbed system, and we have to find the energy of the perturbation, means perturbed part that has very low effect, means उसका इफेक्ट बहुत कम होता है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है, but still we are going to find or determine the very low effect on the energy. वो पैरामीटर जिसकी वजह से एनर्जी पे इफेक्ट पड़ता है, although वो बहुत कम भी पड़े, फिर भी हमें वो फाइंड करना है, तो वहाँ पे हम perturbation theory अप्लाई करते हैं. सपोज हमारे पास हम एक फंक्शन लिखते हैं कि हैमिल्टनियन है और आप एक वेव फंक्शन है nx कोऑर्डिनेट्स वाला, उस पे आप करते हैं तो वो आपको En मिलता है और ये है. ठीक है. इसी तरह जब ये हैमिल्टनियन है तो हम इसमें अप्लाई करते हैं, इसको हम स्प्लिट करते हैं H नॉट प्राइम में, H नॉट कैप में, मीन्स कि ये वो पार्ट है जो कि अनपर्टर्ब है, जो कि आपने श्रोडिंगर में आप यूज किया है, आपने यूज किया. और दूसरा हमने स्प्लिट किया दूसरा पार्ट, दैट इज कॉल्ड प्राइम कैप, मीन कैप प्राइम, मीन दिस इज एक्चुअली अ perturbation. ठीक है. दिस इज कॉल्ड योर अनपर्टर्ब्ड ऑपरेटर और perturbed पार्ट, जो कि अनपर्टर्ब्ड है, इसे वो उसको एक्सप्लेन करेगा. और दिस इज एक्चुअली योर perturbation part, and this whole setup is the combination of both unperturbed and perturbation. So this whole setup will be called perturbed system or perturbed part. Okay. अब इसकी तो एनर्जी जो होगी, जब ये आप यहाँ पर टोटल अप्लाई करते हैं, मीन ये वाला, तो ये आपके पास जो एनर्जी मिलेगी वो ये मिलेगी, मीन की जो कि अनपर्टर्ब्ड पार्ट की एनर्जी. ये तो सिंपली आप वो सोल्यूशन लेके इस तरह आप श्रोडिंगर यूज अप्लाई करते हैं, वो करके आप विल बी एबल टू सॉल्व. अब इसको कैसे करना है? अब ये जो पार्ट होता है, ये हमारे पास, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर तक भी ले जाते हैं, सेकंड ऑर्डर तक भी ले जाते हैं, थर्ड फोर्थ. इसी तरह जब ये अप्लाई होगा तो इससे जो एनर्जी मिलेगी वो क्या होगी, En 1 पे लिखते हैं प्लस En 2 पे लिखते हैं, En 3 पे लिखते हैं, एंड सो ऑन. En मीन एनर्जी, और ये 1 का क्या मतलब है, मीन के फर्स्ट ऑर्डर प्रोडक्शन एनर्जी. एक्चुअली वी आर गोइंग टू correct a many electron system to find its energy, mean कि we have to find due to many electrons there is some interaction. So due to that interaction, either it is attraction or repulsion, there might be some disturbance in the energy of that electron. So अब उस एनर्जी को हमने करेक्ट करना है, तो हमने कैसे करना है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है. तो जो जो हम करेक्शन करते जाते हैं तो एनर्जी की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. मीन कि जब आपने फर्स्ट टाइम करेक्ट किया तो सपोज 0.7 वैल्यू आई, फिर आपने उसको सेकंड ऑर्डर तक उसको किया तो उसमें वो पार्ट फर्स्ट वाला निकल जाएगा, जो सेकंड ऑर्डर की वजह से डिस्टर्बेंस है वो आ जाएगी, वो से कम आ जाएगी. फिर थर्ड ऑर्डर की, तो ये पार्ट जो होते हैं ना, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इनको हम इग्नोर करते हैं. हम फर्स्ट ऑर्डर
करेक्शन तक ही रहते हैं, ठीक है। तो जब इसकी टोटल एनर्जी होगी तो वो क्या हो जाती है फिर En0 प्लस En0 क्या En1 मीन 0 ऑर्डर मीन कि जो कि आपके पास अनपर्टर्ब्ड पार्ट की एनर्जी है, और ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। तो ये बेसिकली किस वजह से हुई, दैट इज ड्यू टू परटर्बेशन। और ये होल सेटअप जो एनर्जी मिली आपको, तो ये पूरा मैनुअल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जिसमें अनपर्टर्ब्ड पार्ट में मौजूद है और जिसमें परटर्ब्ड पार्ट में मौजूद है, तो उन सारे को कलेक्टिवली तो ये एनर्जी किसकी हो जाएगी, परटर्ब्ड एनर्जी। ओके, तो इस तरह हम ये थ्योरी अप्लाई करके आप फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, मगर सेकंड थर्ड फोर्थ में हम कॉम्प्लिकेटेड सेटअप हो जाता है तो उसको हम सॉल्व नहीं करते, तो हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तक जाते हैं। तो इसके एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो अब ये जो परटर्ब्ड पार्ट है, मीन के परटर्बेशन जो है, इसमें क्या है, बेशक बहुत लो इन्फ्लुएंस भी हो, बहुत थोड़ा इन्फ्लुएंस भी हो, लेस इन्फ्लुएंस भी हो, हमने उसको देखना होता है, ठीक है। बट उसकी वजह से भी क्या इफेक्ट रहा है। ओके, सपोज आपके पास एक हैमिल्टोनियन है, हमारे पास हैमिल्टोनियन है, हम लिखते हैं वो है जी -h²/2m d²/dx² +1/2 kx² + bx4। और हमने ये कहा कि ये जो b है इसका इन्फ्लुएंस बहुत थोड़ा है, लेस इफेक्टिव है, मगर इस इफेक्ट जरूर है। तो ये पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, परटर्बेशन का, और ये पार्ट हमारा, और अगर ये देखें तो ये आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली परकशन आ जाती है। कौन सी, हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली परकशन। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये इसको कुछ यूं लिखूंगा H और प्लस H'। अब H0 क्या है आपके पास, वो है -h²/2m d²/dx² +1/2 kx²। और H प्राइम क्या आ गया, दैट इज bx4। तो अब इस सिस्टम की इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है हार्मोनिक ऑसिलेटर में, जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ गई, उस डिस्टर्बेंस की वजह से एनर्जी पे जो इफेक्ट पड़ता है वो हमने निकाला और फिर टोटल एनर्जी निकाली। जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन लेते हैं, जो भी है उस पर हम डिटेल में जाएंगे, जब उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये जो H0 अप्लाई करने से जो E0 मिलता है, ठीक है, वो क्या होता है n+1/2 H0, और n आपके पास 0 भी हो सकता है, 1 2 and so on, ठीक है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का जब ये हैमिल्टोनियन उसके आप वेव फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो ये E0 मिलता है। तो अब हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाली है, इसमें ये परटर्बेशन पार्ट है, ठीक है। तो अब ये टोटल एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी, En = En this plus En1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो ये En, अब इसको आपने वो इस ऊपर जो आपने वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो जो भी वेव फंक्शन है, तो En आप कैसे फाइंड करते हैं, ये वाला एनर्जी जो है ये हैमिल्टोनियन अप्लाई करके वो कैसे आप करते हैं सॉल्व, वो एक्चुअली इस तरह आप छोटी में करते हैं। वो क्या था कि वेव फंक्शन होता है, उस पर आप हैमिल्टोनियन अप्लाई करते हैं और ये है, और इसको आप सॉल्व करते हैं तो वो आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। सारा सेटअप वो आपको एनर्जी की फॉर्म में। अब चूंकि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का है तो इसके लिए E1 क्या हो जाएगा, दिस, ओके, ये लिखें आप स्टार हार्मोनिक ऑसिलेटर, यू लिखें, जो HO स्टैंड फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, और ये nth है। इसी तरह आप यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन आएगा वो ये है H प्राइम, जो आपके पास वो है H0 वाला तो निकाल लिया, और यहाँ पे भी क्या आएगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, डेटा जो भी है, और इसके आप एनर्जी निकालेंगे। अब अगर यहाँ देखते हैं आप तो वेव फंक्शन आपके पास यही है हार्मोनिक ऑसिलेटर का,
उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। अब ये पार्ट कुछ और है, ये क्या है आपके पास, वो है bx4 और फिर आपके पास आ गई है n और 1 और क्योंकि ये x आ रहा है तो ये dx आ जाएगा जी। अब इसमें आप ये कर सकते हैं कि b एक कांस्टेंट है, इसको आप बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, b n और 1 दिस x4 n और 1 dx। तो इस तरह इसको सॉल्व करने से आप फर्स्ट ऑर्डर फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इस अब इस ऑपरेटर भी समझ सकते हैं, तो ये ऑपरेटर ही है, इसमें जो परटर्बेशन है वो इस वजह से। अब ये एनर्जी टोटल है वो क्या बन जाएगी, b, ठीक है, n ऑर्गेनिक x4 n ऑर्गेनिक dx। अब e नॉट क्या है आपके पास, वो ये है n + 1/2 hnu प्लस, अब जो परटर्बेशन किस वजह से उसको जब आप सॉल्व करते हैं then you have this sort of equation, this is what you have, okay। तो इस तरह आप जो है वो परटर्बेशन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने वो ऑप्शन में लिखा होता है कि भाई आपको देखना है कि कहाँ तक क्या है। अब ये हमें पता है कि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है, और उससे आगे इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने से आपको ये एनर्जी मिलती थी, वो फिर आप देख लेते हैं। अब ये जो पार्ट है इसका क्या इफेक्ट है, ऑल्दो स्मॉल इफेक्ट है, बट वी विल हैव टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ दिस पार्ट ऑन द एनर्जी, ओके। और वो फिर आपने जब देखा तो ये सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ इक्वेशन, ओके। तो ये एक सेकंड वे था, सेकंड अप्रोक्सीमेशन मेथड है कि जो कि आप अप्लाई करके मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो ये एक वेरिएशन मेथड पढ़ा आपने, एंड देन परटर्बेशन थ्योरी। वेरिएशन मेथड में आप क्या करते हैं कि एक ट्रायल फंक्शन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, अगर नॉर्मलाइज्ड है ओके, इफ नॉट यू विल हैव टू नॉर्मलाइज, उसको सॉल्व करने के बाद आप दोनों से एनर्जी निकालते हैं। अगर तो वो ट्रू फंक्शन है तो उसकी एनर्जी बिल्कुल उसी की इक्वल होगी जो नॉर्मल होती है, अगर नहीं है देन इट विल बी वेरी क्लोज टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप डिस्टर्बेंस करते हैं, डिस्टर्बेंस सिस्टम में आती है, उस डिस्टर्बेंस की वजह से जो एनर्जी पे इफेक्ट पड़ता है वो आप फाइंड करते हैं। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम ये 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके।